गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग और आज का नया टॉपिक रहेगा टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एम्पियर का अनुप्रयोग करके पढ़े थे और दूसरा पढ़े थे परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे टोरॉइड क्या होता है। देखो, टोरॉइड क्या होता है, एक वृत्ताकार खोखला वृत्ताकार रिंग टाइप का होता है ना। तो मानते हैं कि टोरॉइड जो होता है, टोरॉइड जैसे अंगूठा में छल्ला पहनते हैं, देखे होगा ना, लेकिन ये खोखला नहीं होता है ना, तो उसी टाइप से खोखला होगा। ठीक, तो टोरॉइड क्या होती है, तो यह एक खोखला वृत्ताकार छल्ला होती है, यानी रिंग होती है। अब केवल छल्ला रख लेंगे तो वो नहीं हो जाएगा टोरॉइड ना, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटा जाता है। अब विद्युत रोधी का मतलब ये होता है कि एक तांबा का तार होता है, उसके ऊपर एक विद्युत रोधी पदार्थ का कोटिंग किया होता है ना। तुम लोग देखे होगे जो बोर होता है ना, बोरवेल, उसका जो पंप में जो वायरिंग किया, मतलब उसका जो कॉइल बनाते हैं वो उसी तार का बनता है। या जो वायरिंग में यूज होता है, वायरिंग करते हैं तो एक अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, कापर वायर डालते हैं जिसमें ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत चढ़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत रोधी कापर के तार कहलाते हैं। तो टोरॉइड जो होता है, तो यह एक खोखला वृत्ताकार छल्ला होती है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास लपेटकर बनाई जाती है। क्लियर, ये हो जाएगा परिभाषा, इसको लिख लेना ना। और जनरली देखें तो एक हम लोग क्या बनाए थे कल, इसके पहले जो पढ़े थे, एक था परिनालिका, इसमें क्या लपेटा हुआ था, तांबा का तार लपेटा हुआ था ऐसे। ठीक, अगर इसी थोड़ा लंबा हो और उसी को मोड़ करके एक मस्त वृत्त बना दिया जाए ना, तो समझ जाना कि वो टोरॉइड बन गया। लेकिन उसका कोई सिरा खुला नहीं रहना चाहिए, वो ये वाला आके पैक हो जाएंगे, जैसे ये वाला यहाँ से ऐसे बड़ा निकालते और इधर से भी ऐसे मोड़ते ना, और मोड़ करके दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देते, और ये भी थोड़ा सा मुड़ जाता है ऐसा, तो बन जाता है गोलाकार, वही क्या हो जाता है टोरॉइड। उसका कोई सिरा खुला नहीं रहता है, चारों तरफ से बंद हो जाते हैं। ठीक, तो बनाते हैं। तो देखो, टोरॉइड क्या होता है, यह एक खोखला वृत्ताकार छल्ला होते हैं जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास लपेटकर बनाई जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो एक डायग्राम बनाते हैं, मस्त ऐसे गोला बनाना हाथ से ही। कैसे नहीं बन पा रहा है, देखो बन गया, काम चलाने के लिए बन गया। चलो, इसका केंद्र है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तांबा का तार लपेटा हुआ रहेगा, चलो लपेटो भाई, बहुत पास लपेटे हुए हैं, ये समझना। चलो ऐसे लपेट लिए हैं, एक्स सिरा वाई सिरा, इसमें से धारा प्रवाहित करवा दी है आई। तो देखो ऐसे इसमें से इसे बहते जाएगा, सब बहेगा ना। चलो, तो अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, देखो ऐसे इधर से आते जाएगा, इधर से निकल जाएगा। देखो एक तरफ से प्रवेश करेगा और दूसरे तरफ से
क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, परिनालिका पढ़े थे, और परिनालिका में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो परिनालिका के अंदर एक दूसरे के समांतर और बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती थी अंदर में, और जो बाहर होती थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य होती थी। तो देखो यहाँ भी जो परिनालिका होगा तो परिनालिका के बाहर शून्य होंगे, इधर इधर ना। तो इसके बस परिनालिका की जो रिंग है, रिंग का एक अंदर में मैं एक और मान रहा हूँ एक एरिया, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारे होंगे, ठीक, और सब एक दूसरे के समांतर होंगे लेकिन वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसी में से एक को मान लिया हूँ, देखो ये। तो इसको थोड़ा सा ना, इसमें तो भाई थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसी अंदर वाले रिंग को मैं एक बाहर बनाता हूँ। ये वाला जो रिंग है ये वाला है, यहाँ से जो अंदर जो बनाया हुआ है ना वो रिंग है, उसका केंद्र यहाँ पर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे, लेकिन पर ये जो टोरॉइड है उसके अंदर ही, टोरॉइड का मतलब परिनालिका ही है लेकिन उसको मोड़ करके मस्त बना दिए हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ध्यान थोड़ा सा देना, ये था हमारा परिनालिका, इसमें तार लपेट दिए थे ऐसे, लपेटने के बाद धारा यहाँ से गया इधर निकल गया, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था एकदम सीधा ऐसा बी, ठीक है, समांतर, बहुत सारे बाहर तो थे नहीं। तो इसी को जब मोड़ दोगे तो यही घूमने लगेगा गोल गोल, ठीक। तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी, जैसे यहाँ से इसकी दूरी क्या मान लोगे, वो है, और इसको आर मान लोगे, इसको ओ मान लो, उसको आर मान लो। अब इस बिंदु पर एक मानो पी जो अंदर था, वही वाला यहाँ पर बिंदु पी हो जाएगा, ठीक। अब देखो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, या तो चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त हो सकता है या तो वामवर्त, वो धारा बहवाने के ऊपर है। तो मान लेते हैं कि उसमें जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र वामवर्त या दक्षिणावर्त कहीं भी मानो, चलो इधर मान लेते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ऐसे, ठीक। तो इस जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा बी, ठीक। सभी जगह बदलते रहेगा, इस जगह देखोगे तो इधर आएगा, और वो होता है वृत्त के स्पर्श रेखा ना, वृत्त की जो परिधि होती है उसकी स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक। अब ये तीव्रता का मान निकालना है कि बी कितना है, और किसका उपयोग करके, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके। तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, देखो तो अभी देखो हम लोग पहले एम्पियर का परिपथीय नियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले डायग्राम के थ्रू निकालते थे, तब एम्पियर का परिपथीय नियम को लाते थे। वैसे भी बनेगा लेकिन थोड़ा नया टाइप से करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। पहले हम एम्पियर का परिपथीय नियम के आधार पर निकालते हैं, फिर डायग्राम के आधार पर निकालेंगे, दोनों को तुलना करना है, आखिर दोनों तो बनाना ही है, कभी भी बनाओ। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना परिनालिका के कारण, तो पहले परिनालिका के कारण डायग्राम के आधार पर B.dl का मान निकाला था, और वैसे भी निकालेंगे तो आएगा वही चीज़ ना, और सही ही रहेगा, 100% सही रहेगा, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग लगाते हैं कि हम जानते हैं, अब तक जानने लगे हो ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम जानते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो उसका जो बी है उसका बंद रेखीय समाकलन जो होता है वो होता है μ0 इंटू वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा, ये चीज़ हम जानते हैं। अब इसका डायग्राम का वर्णन कर लेना भाई ना, डायग्राम में क्या क्या करना पड़ेगा, माना, ठीक है, माना टोरॉइड के, यहाँ पर पहले कर लेता हूँ, ठीक है, देखोगे, माना टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n है, तथा धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक। धारा I प्रवाहित हो रही है तो कहाँ होगी, वो टोरॉइड के अंदर वृत्ताकार क्षेत्र होंगे, ठीक। कब, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तब। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर वक्राकार यानी वृत्ताकार मार्ग में, टोरॉइड के अंदर वृत्त की जो परिधि होती है ऐसे वो गोल गोल घूमेंगे, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, समकेंद्री बोलते हैं उसका ना, टोरॉइड के अंदर
समकेंद्री। ठीक, इसको मिटा दें क्या? नहीं मिटाते हैं। तो समकेंद्री और कहाँ लिखो, इसके बाद इधर आ जाना ना। समकेंद्री वृत्ताकार होती है। कौन होती है? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होती है। देखो भाई, वृत्ताकार ही तो है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, अब मान लेते हैं टॉरॉइड के अंदर एक बिंदु P, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करनी है। ये तो P है ना, टॉरॉइड के अंदर से निकाले हैं पकड़ करके, तथा टॉरॉइड के अंदर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ लेना इतना। ठीक, अब देखो इतना तो है, तो यहाँ पर जो है μ0 इंटू वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा, तो कितना आएगा देखो, तो B डॉट dl इज इक्वल टू μ0 का μ0 इंटू, अब वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा कितना होगा, तो देखेंगे कुल धारा कितना होगा। पहले तो फेरों की संख्या पता करते हैं कि कितने हैं। तो देखो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो देखो एक ही बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर बाद में इसको डिटेल कर देंगे। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो कुल लंबाई कितनी? ठीक, प्रति एकांक लंबाई में जब फेरों की संख्या n है, तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो n इंटू कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई होगी वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब देखो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, कुल फेरों की संख्या n इंटू 2πr, एक फेरा में I धारा बह रहा है, तो n इंटू 2πr फेरों में इतना गुना I, इतना आ जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, तो चूंकि ये वाला सब कैसे आया, चूंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इक्वल टू n। गणित में एकक नियम पढ़े होगे ना, देखो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो टोटल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n और इंटू कितना हो जाएगा 2πr। कुल लंबाई क्या है, वृत्त की लंबाई कितनी होती है, तो परिधि के बराबर होती है, परिधि। अब एक फेरा में I धारा बह रहा है, ठीक, एक फेरा में बहने वाली धारा इक्वल टू I, तो इतने फेरों में बहने वाली धारा का मान इतना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण नंबर 1 ऐसा हम पढ़े थे, उसमें भी परिनालिका में भी तो ऐसे निकाले थे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, कुल परिनालिका में फेरों की संख्या तो n इंटू एक्स, क्योंकि अल्पांश को x माने थे, ठीक, और बाकी प्रत्येक लंबाई में I धारा बह रहा था, तो कुल बहने वाली धारा इतना हो जाता है। ठीक, अब हम करते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार, या हम कैमरा को बदल देते हैं ना, तो इतना ध्यान रखोगे। अब हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा उसमें, अब हमें करना है एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर तो हो गया। अब डायग्राम के आधार पर आते हैं, तो डायग्राम में देखोगे जो बंद वक्र है वो वृत्ताकार है ना, इसी में चुंबकीय क्षेत्र चक्कर लगा रहे हैं ऐसे कुंडली में, टॉरॉइड के अंदर। तो देखते हैं, अब चित्रानुसार आते हैं, चित्रानुसार जो B है, ठीक, डॉट dl कितना आएगा, तो देखो डायग्राम के आधार पर कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम लोग फार्मूला को चेंज कर देते हैं। फार्मूला को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, B dl cos थीटा, B dl cos थीटा ले लेते हैं इसको तोड़ करके। अब देखो क्या करते हैं, cos थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का मान कितना आएगा, इधर एरो सब हट जाएंगे, डॉट हट जाएंगे, मतलब ये फार्मूला को डायरेक्ट चेंज कर लिए। दो सदिशों का अदिश गुणा का मान इतना होता है, मेरा वीडियो में देखे होगे तो पढ़ चुके होगे। थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा का मान 0 होगा। कैसे होगा 0, देखो भाई यहाँ पर जो dl है, ऐसे ना अल्पांश बांटेंगे हम लोग dl। चलो, जो ए वाला dl है, इस पर दिशा इधर, इस dl पर दिशा हो जाएगा इधर, इस dl पर दिशा हो जाएगा इधर b, अब dl भी इधर ना ऐसे, तो dl और b के बीच का कोण कितना है 0, तो b एंड dl के बीच का जो कोण होगा थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक, समांतर है तो 0 ही ना होगा। अब देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो बचा क्या, b dl बचा, किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1। अब b को बाहर निकालो तो b हो गया बाहर, बचा कौन, dl। अब dl क्या, dl अल्पांश है, देखो अल्पांश 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 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2πr हो जाएगा, तो b इंटू 2πr किसका मान निकला, तो b डॉट dl का मान निकला डायग्राम के आधार पर।
इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर निकाले थे, तो इतना आया था बी डी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन 2πr इंटू आई। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो b इंटू 2πr इक्वल टू, यहाँ पर जो भी है लिख लो, म्यू जीरो इंटू, चलो n इंटू नहीं लगाते हैं, n इंटू 2πr और आई। तो 2πr से 2πr कट गया, तो b इक्वल टू क्या आया, म्यू जीरो एन आई। तो देखो परिनालिका में भी इतना ही आया था, परिनालिका में भी इतना ही आया था, इसमें भी उतना ही आएगा, क्योंकि परिनालिका के अंदर भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे और यहाँ भी। बस अंतर इतना हो गया कि टोरॉइड में जब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार से अंदर अंदर घूमते रहते हैं। बस ये जो पाइप टाइप का दिख रहा है ना, पाइप के अंदर घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र। और टोरॉइड में क्या होता है और परिनालिका में क्या होता है, तो परिनालिका में एक सीधे निकल जाता है ना, ऐसे परिनालिका में यहाँ से घुसा इधर ऐसे समांतर रहेंगे, और लेकिन ये टोरॉइड में वृत्ताकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो टोरॉइड और वृत्ताकार क्यों बनाया गया, तो बस वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हम टोरॉइड का उपयोग करते हैं। और अगर समांतर लाइन टाइप का चुंबकीय क्षेत्र अगर करना हो तो हम क्या लेंगे, परिनालिका लेंगे। ठीक है, हाँ, तो इतना बना लेना। और बाकी इसमें और क्या चीज़ देखने वाली बात है, अगर थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं ना कुछ चीज़, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर वाला को। यहाँ पर जो स्मॉल n है ना, ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो उसका मान कितना आता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो देखो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इस प्रकार से निकालते हैं, n इक्वल टू, मान लेते हैं कुल फेरों की संख्या कितना, n। ठीक, माना कैपिटल N, वो तो स्मॉल n था प्रति एकांक लंबाई पर, माना कुल लंबाई में, कुल लंबाई में फेरों की संख्या n, कैपिटल N। ठीक, तो कुल लंबाई कितनी है, ठीक, तो कुल लंबाई हमारे पास है 2πr। ठीक है, 2πr। अब हम लोग एक इसका ऐसा मानते हैं औसत त्रिज्या। देखो ये तो भाई वृत्त के अंदर इतना रहे, जो टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर देखो थोड़ा खाली जगह में बनाता हूँ ऐसे, ये भाई यहाँ पर देखो इसका वृत्त की त्रिज्या अलग होगी, उसी के अंदर अलग बहुत सारे वृत्त बनेंगे जिसकी सभी की त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग होगी। भाई सबसे नज़दीक में कम, उससे थोड़ा सा दूरी, उससे थोड़ा सा और दूरी ना, उससे थोड़ा सा और दूरी, ऐसे। तो सभी जगह उसके अंदर अलग अलग त्रिज्या है कि नहीं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ना, यहाँ पर। तो एक औसत त्रिज्या मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R ना, और कैपिटल R क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि कैपिटल R जो है वो औसत त्रिज्या है या माध्य त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, दोनों बोल सकते हैं, औसत त्रिज्या या माध्य त्रिज्या। तो 2πr लंबाई में, 2πr लंबाई में फेरों की संख्या इक्वल टू कैपिटल N। तो एक लंबाई में फेरों की संख्या यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखो अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को ही बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या शॉर्टकट में लिख दिया हूँ ना, ल में फे की सब। ठीक, तो देखो पक्षांतर करो, गणित का जानते हो ना, इन लोग क्या में है, अभी गुणा में है, 2πr उधर बटा में चला जाएगा, तो n बटा क्या आ जाएगा, 2πr। इतना क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2πr। इतना, इसका मान वहाँ पर n के जगह में रख देंगे, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, फार्मूला वही आएगा, b का मान ही आएगा आने के लिए, लेकिन किस रूप में आएगा वो देखो, म्यू जीरो और स्मॉल n के जगह में हम लोग इतना मान रखेंगे, तो n और ये बगल में i और बटा में 2π और r। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल n का मान रख देंगे, तो इतना नहीं रखोगे तो इतना। ठीक, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना किसी को।